नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम 90 दिन का चैलेंज कर रहे हैं। इन 90 दिनों में हम लोग 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस सीरीज़ का आज का हमारा ये 6वां दिन है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। हम डेली इसी तरीके के क्विज़ आपके लिए लेकर आते हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 90 दिन का चैलेंज है जिसमें हम लोग 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो का। आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको उसका उत्तर आता होगा तो। 55 तक मैं अभी तक आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन, और आज 56 वाला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करवाएंगे आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन या तो पूछे जा चुके हैं या कि बहुत ज़्यादा संभावना है उनकी पूछे जाने की। तो आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 को, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जाहिर सी बात है हम उत्तराखंड जी के पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में ही हुआ होगा, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बागेश्वर में। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बागेश्वर के अंदर कौसानी एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर सुमित्रा नंदन जी का जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 को। ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 वाला है हमारा कि चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, या हम सभी जानते हैं कब दिया गया था। तो इनको दिया गया था 1982 में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो उस कंडीशन में आप चंडी प्रसाद भट्ट सही आंसर करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। इनको पद्मश्री भी दिया गया था, पद्मश्री इनको मिला था 1986 में। इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण इनको दिया गया था 2005 में, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 वाला है हमारा कि वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वैली ऑफ फ्लावर्स एक फेमस पुस्तक है और आप सभी को पता होगी। ये पुस्तक थी फ्रैंक एस स्मिथ की। फ्रैंक स्मिथ की ये बुक है वैली ऑफ फ्लावर्स। अच्छा चलिए, आप मुझे बता सकते हैं कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स इन्होंने जो बुक लिखी थी ये किसके ऊपर लिखी गई है, ठीक है। किसके ऊपर ये लिखी गई है वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत सिंपल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फ्रैंक एस स्मिथ के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो आप फिलहाल में इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स किसके ऊपर थी ये बुक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। खैर 59 वाला देखते हैं। मौला राम प्रसिद्ध थे। मौला राम किस लिए प्रसिद्ध थे। क्या ये पर्वतारोही थे, या फिर ये चित्रकार थे, पर्यावरणविद थे, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मौला राम बहुत फेमस चित्रकार थे और इन सभी के बारे में इनके बारे में हम सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60वां है हमारा कि 1991 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने किसे विश्व रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने विश्व रत्न की उपाधि से जो अलंकृत किया था वो किया था डॉक्टर शशिधर शर्मा को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 1991 में जो है एक तरीके से कह सकते हो कि इनको ये उपाधि दी गई, ठीक है, विश्व रत्न की ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी के द्वारा। और ये काफ़ी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे, ठीक है। और इनके बारे में मैंने कुछ प्रश्न और भी बनाए हैं, तो जब मैं उनके बारे में मतलब उन प्रश्नों को आपको कराऊंगा तो इनके बारे में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल दे दूंगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर डिटेल बता दूंगा तो आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से आ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता फ़िलहाल में। जब मैं आपको वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँगा तब मैं आपको एक बार फिर से इनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। डॉक्टर शशिधर शर्मा, याद रखिएगा कि संस्कृत के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 61 वाला है हमारा कि काफल पाको और नंदिनी गीत के रचनाकार कौन। काफल पाको और नंदिनी जो गीत था इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग की थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा, बहुत
एक तरीके से कह सकते हो कम उम्र की अवस्था में मतलब इनकी मौत हो गई थी, इनका निधन हो गया था। 28 वर्ष में जो है इनका निधन हो गया था, और 28 वर्ष में ही इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने पूरे करियर की एक तरीके से बुलंदी छू ली। तो अगर आने वाले टाइम में मतलब अगर ये 28 साल से ऊपर जीते तो हो सकता था कि ये बहुत मतलब एक तरीके से इनका नाम हो सकता था। जो निराला जी हैं हिंदी के साहित्यकार, उनके समकक्ष जो है इनको रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, किनको? चंद्र कुंवर बर्थवाल जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 वाला है कि सैं या गुस्सैं के नाम से कौन किसे जाना जाता था? गुस्सैं ये किसका एक तरीके से उपनाम था? तो ये नाम था सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, यहाँ पर आप गोविंद बल्लभ पंत मत कर लीजिएगा ये गुस्सैं देख के। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का ये नाम था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। इनको इनके गांव में जो लोग थे, गांव कहाँ था इनका? कौसानी। ठीक है, कौसानी पड़ता कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कौसानी पड़ता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब इनके जो गांव के लोग थे या दोस्त थे उनके, ये सैं या गुस्सैं के नाम से इनको पुकारते थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 वाला है हमारा कि चारण शब्द किसके नाम के अंत में प्रयोग किया जाता है? चारण कौन, किसके शब्द, किसके नाम के अंत में जो है ये शब्द लगाया जाता है चारण? तो ये लगाया जाता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। इस वजह से इनको चारण चारण मतलब इनके नाम के पीछे लगाया गया। बहुत फेमस ही इतिहासकार थे, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी इनको बोला जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 वाला है हमारा कि साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र लेखक कौन है? साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले एकमात्र उत्तराखंड के जो लेखक हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैसा कि मैंने इससे पहले आपको करवाया है वैसे ये प्रश्न, कि इनकी किस मतलब रचना के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और अगर अब आपसे मान लो ये पूछ लेता है कि कब दिया गया था, तो इनको 1968 में दिया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। 65 वाला है हमारा कि गढ़वाल भाबर तब और अब, ये जो पुस्तक है गढ़वाल भाबर तब और अब, इस पुस्तक के राइटर कौन है ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो गढ़वाल भाबर तब और अब इसके राइटर हैं ललिता प्रसाद नैथाणी, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर से दोस्तों एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आज हम यहाँ पर 65 तक ही प्रश्न करेंगे, इसके आगे हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कोहिनूर का लुटेरा नामक रचना, ये जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी? इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा इसके रचनाकार कौन है। कोहिनूर का लुटेरा, ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ये आपके लिए दे रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता होगा तो इसी सीरीज़ की और वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको ऊपर प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें जाके सभी वीडियो आप देख लीजिए, और फिर आप अपना आंसर जो है इत्मीनान से दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका